न- नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हम। कैसे हो आप सब? मस्त होंगे। सभी को राम राम, नमस्कार सभी को। मित्रों, अपनी कड़ी चल रही है राजस्थान, हमारा राजस्थान नाम से कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जो हम बात कर रहे हैं, 6 पाठ तक हमने कर लिए हैं और पाठ नंबर 7 की बात अब हम कर रहे हैं। जल संसाधन एवं संरक्षण नाम से ये पाठ है अपना, जल संसाधन और संरक्षण। इसमें अपने मूलतः बात करेंगे हम राजस्थान के अपवा तंत्र की और जल संरक्षण की विधियों की। प्राचीन की कौन कौन सी विधियां थी, ठीक है ना। अपवा तंत्र में मूलतः आती है अपने नदियां, और फिर बाद में अपने आ जाएगी इसमें जल संरक्षण की जो प्राचीन विधियां थी उनकी चर्चा हम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले पाठ नंबर 7 की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर। और 7 नंबर पाठ में क्या दिया हुआ है? जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। इसके बाद में देखना, जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। हमें पूछे जल संसाधन किसे कहते हैं, तो जल के समस्त स्रोत क्या कहलाते हैं? जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियां और उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप आदि है। आइए हम इस अध्याय में जल संसाधन एवं अपवा तंत्र का विस्तार से वर्णन करें। सबसे पहली बात अपने सामने यहाँ पे आती है अपवाह तंत्र। यानी अपवाह तंत्र क्या है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, अपवाह तंत्र धरातलीय बनावट और भूभाग संरचना के आधार पर, धरातल की बनावट और भूभाग संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह क्षेत्र की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल की को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली है। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है, उसे क्या कहते हैं? हम जल विभाजक रेखा कहते हैं। अरावली भारत की महान जल विभाजक रेखा मानी जाती है। एक नंबर बात। अब आ जाता है राजस्थान का अपवाह तंत्र और उसकी चर्चा हम करें। यहां पर देखो, 3 प्रकार के मूलतः अपवाह तंत्र की बात करेंगे। राजस्थान के अपवाह तंत्र को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है भाई। कितने भागों में डिवाइड किया है भाई? 3 भागों में विभाजित किया है। कक्षा 6 की किताब में यह अपवाह तंत्र आपका 3 भागों में मिलता है। 3 भागों का अपवाह तंत्र है आपका। और ये जो 3 भागों का अपवाह तंत्र है, इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले एक अपवाह तंत्र अपना आता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दूसरा है अपना अरब सागर का अपवाह तंत्र, और तीसरा अपना है आंतरिक अपवाह तंत्र। देखो, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में वो नदियां आएगी जो सीधा या मैं कहूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचाते। अरब सागर में वो नदियां आएगी जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में पहुंचाते। और तीसरा आंतरिक अपवाह तंत्र, इसमें वो नदियां आएगी जो निकलती तो पहाड़ों से हैं, लेकिन अपना समापन जो है वो इन नदियों का रहता है भूमि पर ही। ठीक है ना। देखो, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियां, बंगाल की खाड़ी में समापन होगा। कौन कौन सी नदियां आती है? देखो, पहली बात, अरावली पर्वतमाला से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में जाती है। देखो, इन नदियों का, बनास का, काली सिंध का, पार्वती का, कुराल, कुन्नू, मेज, ईज, सेज, बामणी और परवन, ठीक है ना। और इनके अलावा काफी सारी ऐसी नदियां जो चंबल की सहायक नदियों में आकर के गिर जाती है। इन सारी नदियों का पानी लेकर के चंबल दे देती है यमुना को,
यमुना गंगा को, गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलकर के बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। देखना, चंबल आ गई, ये बनास आ गई, बनास फिर काली सिंध, पार्वती और चंबल। चंबल जाकर के यमुना को पानी दे देती है। अब यमुना नदी में मिल जाती है चंबल आकर के, तथा यमुना नदी गंगा नदी में, यमुना गंगा में, एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र कहते हैं। एक नदी चंबल थी, ये चंबल नदी गई, इधर से यमुना आई, ये यमुना होगी, और इधर से ये गंगा आ रही थी, यमुना ने गंगा को, ये चंबल, ये यमुना, ये गंगा, और गंगा जाकर के कहाँ पर समाप्त हो जाती है? आपकी बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। ये बात हमने कर दी बंगाल की खाड़ी की, ठीक है। दूसरी बात, अरब सागर का अपवाह तंत्र क्या कह रहा है? अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में बहकर, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में बहकर जल अरब सागर में ले जाने वाली नदियां माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियां को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। अब एक इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा हमें, कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, ये सारी नदियां अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर के जाती हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो कौन सी होगी? माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियां। जैसे माही की सहायक नदियों की बात करें, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, इरू, ठीक है, मोरेल और इरू। लूणी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी, सागी, ज्वाई, मित्री, गुइया, ठीक है। तो इन नदियों की सहायक नदियां जो है ना, वो इनमें आकर के गिरेगी और इन नदियों के साथ में अरब सागर में अपना जल पहुंचा देगी। तीसरा आ गया आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए, किसी झील में मिल जाए, तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र कहते हैं। आगे देखना क्या कह रहा है ये बात। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंथा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण है। अब देखो राजस्थान की प्रमुख नदियों की बात करें, भाई साहब, सबसे पहले अपनी इस कड़ी में आती है चंबल नदी। चंबल नदी, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत, यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो पूरे वर्ष भर प्रवाहित होती है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़ जिले से में भैंसोड़गढ़ से प्रवेश करती है और कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ये नदी है यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि है। ये बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि है। देखो एक विशेष बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नदियाँ लिखी है ना, बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती, इनमें से बनास चंबल में सीधा आके गिरती है और काली सिंध चंबल में आके गिरती है और पार्वती चंबल में आकर के गिरती है। ये बेड़च और कोठारी ये दोनों बनास में आके गिरती है। कुल मिलाकर के हम चंबल नदी का अपवाह तंत्र जरूर इन नदियों को कह सकते हैं। आगे, राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। तो चंबल नदी की बात हमने करी। चंबल का उद्गम, चंबल का राजस्थान में प्रवेश, चंबल के राजस्थान से प्रवाहित होने वाले जिले, चंबल की सहायक नदियाँ और कोटा शहर, ये सारी चंबल नदी की बात हमने इसमें करी है। चंबल का उद्गम, राजस्थान की एकमात्र वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी, भैंसोड़गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश, और इसके बाद में चंबल की सहायक नदियां देखी हमने, बनास, बनास के बाद में काली सिंध,
काली सिंध के बाद में पार्वती, और दो नदियां जो चंबल की सहायक नदी बनास में आके मिलती है, कोठारी नदी और बेड़च नदी। ठीक है, फिर हमने देखा है कि चंबल नदी के किनारे राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा स्थित है। ठीक है भाई, इसके बाद में अपने नदी आ जाती है बनास नदी। बनास नदी, बनास नदी की बात करें, बनास नदी राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, जहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, वही खमनोर है ये। हल्दी घाटी का युद्ध इसी खमनोर में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध यहीं पे ही हुआ था भैया ना। पहाड़ियों से निकलती है, यह राजसमंद, राजसमंद से निकलती है। राजसमंद के बाद में चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में प्रवाहित होकर ये चली जाती है कहाँ पर, स्वयं माधोपुर में, और स्वयं माधोपुर में जाकर के ये चंबल में मिल जाएगी, रामेश्वरम स्वयं माधोपुर में। ठीक है ना, रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है, रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। समझ में आ गई होगी बात। यह एक मौसमी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है, सबसे लंबी नदी पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होती है, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होती है। राजस्थान में जितनी भी पूर्णतः नदियां प्रवाहित हो रही है ना, उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बात करें ना बेटा, तो बात आती है बनास नदी, 480 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 480 किलोमीटर लंबाई है इसकी। टोंक में स्वयंमाधोपुर, टोंक व स्वयंमाधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, आगे देखो, बनास की प्रमुख सहायक नदियां मैनाल, कोठारी, बेड़च, खारी है। ये हम चंबल में भी देख के आ चुके हैं, कोठारी और बेड़च दोनों की बात। तो बनास की प्रमुख सहायक नदियां आ गई। देखो बेटा, बनास का उद्गम आ गया खमनोर से, बनास राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों से प्रवाहित होती है। ठीक है ना, और पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो 480 किलोमीटर लंबी है। और बनास की सहायक नदियां आ गई, और बनास कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरती है, ये बात अपनी आ गई बनास नदी में। ठीक है, इसके बाद में लूणी नदी, लूणी नदी का उद्गम अजमेर के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती दो धाराओं के रूप में निकलती है। सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में प्रवाहित होने के बाद नदी कच्छ की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी खाड़ी में मिल गई, कच्छ की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है ये नदी। ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। सरस्वती और सागरवती गोविंदगढ़ के निकट निकलती जब नाग पहाड़ है, वैसे तो इसका मूल उद्गम जो है गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नाम से दो धाराओं के रूप में निकलती है। फिर अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर इन जिलों से होते हुए कच्छ की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती है भाई। बाड़मेर जिले में बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा है, और पंचपदरा, बालोतरा, बाड़मेर झील के नमक के अवशेषों के कारण इस नदी का जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है भाई। इस नदी का जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जमाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, ये सूकड़ी है, सूकड़ी, सागी, गुइया आदि नदियां हैं। तो इसका उद्गम हो गया, इसका समापन हो गया, इसकी सहायक नदियां हो गई, और कहाँ से ये खारी होती है ये बात हो गई। ठीक है ना, इसके बाद में अपने नदी आती है बेटा माही नदी। कौन सी नदी आती है, ये आपकी आती है भाई माही नदी। माही मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से इस नदी का उद्गम स्थल है, अममोरू से। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम और जाखम है। सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेल, ईरू, ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं मुख्यतया भाई। कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं ये नदियां माही नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी पर मूलतः 3 बांध बने हुए हैं। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है,
कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, और गुजरात में कडाना बांध बना हुआ है, ठीक है ना। ये माही नदी है। माही नदी के अफवाह क्षेत्र को हम पढ़ के जा चुके हैं पीछे। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। बाणगंगा, इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में अरावली की बैराठ की पहाड़ियों से होता है। बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी विहार उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। तो इस नदी का पानी भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी विहार में जाता है। अर्जुन की गंगा कहते हैं इस नदी को भाई। अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है भाई? अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहा जाता है। आगे घग्गर नदी, इस अंतः प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियों से होता है। घग्गर का उद्गम शिवालिक से होता है। हिमाचल से निकलने के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में प्रवाहित होती है और पाकिस्तान में जाकर के फोर्ट अब्बास में समापन हो जाता है इसका। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़, गंगानगर में भूमिगत हो जाती है और इस नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। इसे प्राचीन की सरस्वती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्राचीन की सरस्वती नदी इसे कहते हैं। आगे देखो भाई, ये राजस्थान में देखो कुछ नदियां हमें दिखाई गई है। यहाँ पर मैप को थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा तो बढ़िया आ जाएगी आपके समझ में। देखो एक नदी हमने देखी है ऐसे, ये नदी आपकी जाती है घग्गर नदी। ये आपकी घग्गर नदी थी यहाँ पर, ठीक है ना भाई। और ये आपकी देखो लूणी नदी है, इधर से ऐसे ये प्रवाहित होती है लूणी नदी, ये ऐसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है, ठीक है ना। ये आपकी बनास नदी है, ये आपकी खारी नदी है, ये आपकी बेड़च नदी है, और ये आपकी ऐसे प्रवाहित होती है चंबल नदी। ये चंबल नदी ऐसे प्रवाहित होती है। तो ये प्रमुख नदियां, ये बाणगंगा नदी आपकी, बाणगंगा नदी, ठीक है ना। तो ये मुख्यतः वो नदियां थी जो अपने सिलेबस में मिलती है हमें। इसके बाद में देखो आगे, और यह आगे राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, देखो भाई राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें, नदियों पर बने बांध से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इनको क्या कहते हैं भाई? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्या काम होता है भाई इनसे? बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? बहुउद्देशीय परियोजना से सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन, पर्यटन को बढ़ावा, वृक्षारोपण करवाना और मृदा अपरदन को रोकना। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, सारी काम जिस परियोजना से हो उस परियोजना से बहुत से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। क्या कहा था भाई? इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। आधुनिक भारत के मंदिर कौन सी परियोजनाएं? आधुनिक भारत के मंदिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा जाता है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं मानी जाती है। समझ में आ गई होगी बात। आगे देखो, सबसे पहली अपनी जो परियोजना आती है वो अपनी रहती है चंबल नदी घाटी परियोजना। देखो एक नंबर बात तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो परियोजनाएं हैं, जितनी भी परियोजनाएं जो है, इन परियोजनाओं में एक चीज हमने देखी है कि इन परियोजनाओं से बहुत से उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। बहुउद्देशीय परियोजना से बेटा हम कर सकते हैं सिंचाई। बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता क्या क्या है? तो सिंचाई, पेयजल आता है, विद्युत उत्पादन आता है, मृदा संरक्षण आता है, मृदा अपरदन आता है, मृदा अपरदन को कम करना, पर्यटन को बढ़ावा देना,
ठीक है ना, और वृक्षारोपण करवाना, ये सारे काम जिस परियोजना से होते हो उस परियोजना को हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। यहाँ पर राजस्थान में कौन कौन सी है, देखो एक और चीज हमने पढ़ी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। दूसरी विशेष बात, अब राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं, तो सबसे पहली परियोजना जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना देखो यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़ जिले में राणा प्रताप सागर एवं कोटा जिले में जवाहर सागर बांध व कोटा बिराज बांध है। कितने बांध है भाई? 4 बांध। पहला बांध गांधी सागर, कहां पर है भाई? मंदसौर मध्य प्रदेश में। दूसरा बांध भाई राणा प्रताप सागर, और राणा प्रताप सागर बांध है रावत भाटा चित्तौड़ में है। एक बांध आपका आता है जवाहर सागर बांध, कोटा के बोरावास में है, और फिर आता है कोटा बिराज। कोटा बिराज कोटा में। तो ये जो बांध है ना, चारों बांध, ये चारों बांध जो है वो चंबल नदी घाटी परियोजना के बांध है, ठीक है ना। अब आगे देखो, इससे दूसरी परियोजना आ गई आपकी माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना जो थी राजस्थान और मध्य प्रदेश की थी, ये राजस्थान और गुजरात की है। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है, ये राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई एवं जल विद्युत एवं पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। आगे बिशलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले में टोडा राय सिंह नगर के पास बिशलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य जिलों में पेयजल आपूर्ति होती है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, कौन सी परियोजना है? पेयजल परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना की बात करें तो बिशलपुर बांध परियोजना टोडा रायसिंह टोंक की बनास नदी पर स्थित है। और विशेष बात, इस परियोजना का जल जो है ना बेटा, वो जाता है अजमेर में, टोंक में और जयपुर में, पीने का पानी है इसका। आगे सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध हो रहा है। भाई साहब, ये जो परियोजना है ये बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली पर आधारित परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना, या इसको हम नाम दे सकते हैं नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना, ये परियोजना आपकी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली वाली परियोजना है। बूंद बूंद सिंचाई, या हम इसको कहते हैं ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली, या इसको हम बोलते हैं टपकन विधि। टपकन विधि, या इसको हम बोलते हैं फवारा पद्धति, या इसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर प्रणाली। स्प्रिंकलर प्रणाली, ठीक है। ये सारे नाम जो है वो सरदार सरोवर परियोजना या नर्मदा नहर परियोजना को हमने दिए हुए हैं। राजस्थान के 2 जिले बाड़मेर और जालौर जिलों में से सिंचाई और पेयजल मुहैया करवाया जाता है। आगे देखो भाई, देखो
इनके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई बांध परियोजना इंपॉर्टेंट है भाई। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली जिले में। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उदयपुर में मानसी वक्ल परियोजना और प्रतापगढ़ में जाखम बांध परियोजना। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जल संरक्षण के आधुनिक तकनीक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख माना जाता है। आगे आगे राजस्थान के प्रमुख जिले एवं जल संसाधन। राजस्थान की प्रमुख जिले और जल संसाधन की बात करें। राजस्थान में प्रमुख जिले और जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ी, जोड़, टांकी, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए थे, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जाते हैं। आगे देखो, उदयपुर में 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, ध्यान रखना बेटा, जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जन्ना सागर आदि झीलों का निर्माण समय समय पर करवाया था। तो ये सारी झीलें जो है ना उदयपुर में बनी हुई झीलें हैं। उदय सागर आ गई, फतेह सागर आ गई, पिछोला झील आ गई, ठीक है, स्वरूप सागर झील आ गई, जन्ना सागर झील आ गई, गोवर्धन सागर आ गई, रंग सागर आ गई। ये सारी झीलें जो है वो किसने बनवाई थी भाई? उदयपुर के महाराणाओं ने बनवाई थी। झीलों का निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। इन झीलों को, जैसे हम जयसमंद झील उदयपुर की एक बहुत बड़ी झील है भाई, जयसमंद झील उदाहरण के तौर पे अगर हम देखना चाहें, इनमें नाम भी नहीं आया उसका। जयसमंद झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। उदयपुर के आसपास का, सलूम्बर के आसपास का जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में जयसमंद झील से सिंचाई होती है बेटा। ठीक है ना, जयसमंद झील से सिंचाई कौन सी नहरों से होती है? तो श्यामपुरा और भाट नहरों से वहां पर सिंचाई की जाती है। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण उदयपुर को झीलों का नगर कहते हैं। मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें जो है वो अपने उदयपुर में है। आगे देखो, जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ महाराणा जयसिंह जी ने, ये चीज अभी हम देख करके निकले हैं, जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ महाराणा जयसिंह जी ने 1687 से 91 के बीच करवाया था। गोमती नदी के पानी को रोका। इसमें बेटा गोमती नदी के पानी को रोक करके ढेबर झील या जयसमंद झील का निर्माण 1685 से 91, 87 से 91 के बीच में, इस किताब के अनुसार बोलें तो 1687 से 91 के बीच इस झील का निर्माण हुआ था। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अजमेर में स्थित पुष्कर झील धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। ध्यान देना भाई, आना सागर झील अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। आना सागर झील एक अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। ठीक है ना। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक झील मिलती है भाई। ठीक है ना। आगे राजसमंद झील में स्थित, राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है। राजसमंद जिले में राजसमंद झील, इसके उत्तरी भाग को, राजसमंद झील का उत्तरी भाग जो है ना वो क्या कहलाता है? उत्तरी नौ चौकी पाल कहते हैं। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को उत्तरी नौ चौकी पाल कहते हैं, जहां पर मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी ने अपना जीवन यापन किया था। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर, ये तीनों जिले जोधपुर में हैं। बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर। जैसलमेर में गडीसर झील, डूंगरपुर में गेप सागर झील, बीकानेर में कोलायत झील, अलवर में सिलीसेड झील आदि अन्य झीलें भी राज्य में स्थित है। आगे देखो, राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पंचपदरा झील, नागौर में डीडवाना झील, बीकानेर में लूणकणसर झील, जैसलमेर में पोकरण झील,
और जोधपुर में फलोदी झील, ये खारे पानी की झीलें हैं भाई। सांबर झील जो है ना वो जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों में स्थित है भाई, ठीक है ना। इसके बाद में देखो आगे, ये अपनी बात भाई, कुछ विशेष बांध यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो बात हम करके आ चुके हैं। देखो जिलों को जोड़ने वाले सेतु, ये विशेष बात यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, जिलों को जोड़ने वाले सेतु। एक नंबर देखना आप, यहाँ पर गोवर्धन सागर पिछोला झील, पिछोला दूधतलाई, पिछोला अमरकुंड, पिछोला कुमारिया तालाब रंग सागर, अमरकुंड रंग सागर स्वरूप सागर फतेह सागर। ये सारी जो जिलों को जोड़ने वाले सेतु यहाँ पर बने हुए हैं भाई। आपको पूछ सकते हैं कौन सा सेतु किन 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 के बीच में है। आगे आपके आगे भी जल संरक्षण, राजस्थान जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। पानी का सही तरीके से उपयोग करना, सही तरीके से पानी का उपयोग करना, पानी को बचाना, ठीक है ना। पानी की कमी को देखते हुए पानी का उपयोग लेना, जल संरक्षण है भाई। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए, पेयजल स्रोतों की निकट स्नान नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्न से संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। जल का संरक्षण करना। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बहुत ही दोनों अच्छी चीजें हैं अभी। रूफटॉप जल संचयन, अपनी छत का पानी संचित करना। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, छत पे अपने या अपने आसपास में जो पानी वर्षा का गिरा है ना, उस पानी को संचित रखना। पीने के लिए लोग बाग, बहुत ज़्यादा लोग ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रूफटॉप जल संचयन करते हैं। तकनीकें बहुत प्रचलित है। रूफटॉप संचयन की विधि देखो, घर की छत पर गिरे वर्षा जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। दूसरी बात, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या करते हैं, जो वर्षा का जल हर जगह प्रवाहित हो रहा है ना, उसको भूमि के अंदर भेज देना, पाइप के माध्यम से या जो भी माध्यम हो, ठीक है ना। भूमि के अंदर भेज देना ताकि भूजल स्तर जो गिर रहा है ना, वो भूजल स्तर पुनः सही लेवल पे आ जाए, ठीक है ना। जो हमने भूजल दोहन किया है ना, उसको वापिस वहाँ पर वर्षा जल भेज दें। कई क्षेत्रों में हम देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की प्रणाली, और करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात भी है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है भाई। आगे पाठ से संबंधित शब्दावलियां कौन कौन सी है। भूगर्भिक, भूमि के अंदर का, भूगर्भिक। अपवाह, नदी का बहना, प्रवाह होना। टांका, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाएगी कुएनुमा संरचना। पश्चिमी राजस्थान में कुएनुमा संरचना टांका कहलाती है। खड़ीन, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाएगी संरचना। जोहड़, वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाएगी संरचना। आगे संरक्षण, सुरक्षित रखना और रख रखाव करना, सुरक्षित रखना और रख रखाव करना। ये सारी बातें अपने करी है जल संसाधन के पाठ की। आगे चलते हैं पाठ नंबर की ओर। ये देखो, बनास किस नदी की सहायक नदी है?
तो आपको ये पता ही होगा कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की जा रही है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में संचालित विकसित हो रही है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखो, लिख सकते हो आप चंबल की सहायक नदियों के नाम। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम आप लिख सकते हो। चंबल नदी पर एक लघु निबंध लिखना है, लिख सकते हो आप। आजीविका के प्रमुख स्रोत, भाई आजीविका के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, अध्याय नंबर 8 की बात अपनी है। आजीविका के प्रमुख स्रोत देखो, मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करता है, यह क्षेत्र विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। भाई राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि पशुपालन खनन आदि करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग, सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बड़ी है। बात आ गई राजस्थान में कृषि से संबंधित। भाई राजस्थान की कृषि मूल रूप से है ना ज्यादातर वर्षा पर आधारित की जाती है, ठीक है ना। तो देखो इसकी बात हम करेंगे यहाँ पर राजस्थान की कृषि की। और राजस्थान की कृषि की जब हम बात करें, विशेष चीज क्या है देखो जरा, राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। हम देख के भी आए हैं पीछे की 61% भूभाग मरुस्थल का था, पीछे के पाठ में हम पढ़ के भी आए हैं। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है, अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। राजस्थान में या यहाँ पर वर्ष भर में 3 प्रकार की किस्में ली जाती है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद। एक खरीफ है, एक जायद है और एक रबी है, रबी है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया रबी की फसल। रबी की बुआई सर्दियों में प्रारंभ होने पर की जाती है, अक्टूबर नवंबर कह सकते हैं हम यहाँ पर। अक्टूबर नवंबर में रबी की बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता है। देखो गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि की फसलें प्रमुख रूप से ली जाती है, ठीक है ना। खरीफ की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाएगी, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, वैसे ही जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में ये बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाएगी। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के समय बोई जाती है और शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले इसको काट लिया जाता है। इसमें आती कौन कौन सी है, ज्वार है, बाजरा है, ग्वार है, मूंग है, कपास है, गन्ना है, तिल है आदि फसलें इसमें आती है। अब इन दोनों के बीच में रबी और खरीफ के बीच का टाइम आता है एक मार्च अप्रैल से जून जुलाई का, उसमें अपने बोते हैं सब्जियां, और वो सब्जियां कहलाती है जायद की फसल। मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि बोए जाते हैं। आगे राजस्थान में कृषि के पिछड़ने के कारण, पिछड़ेपन के कारण क्या है, प्राकृतिक कारण, बार बार सूखा पड़ना, रेतीली भूमि, ऊसर बंजर भूमि और मृदा अपरदन का होना 1 नंबर कारण। आर्थिक कारण, किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी, ये आर्थिक कारण है। और संगठनात्मक कारण, भूस्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां, ये रहते संगठनात्मक कारण। आगे राजस्थान में कृषि की विशेषता देखो भी, राजस्थान में कृषि की विशेषताएं, देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चने का उत्पादन करने में दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है भाई। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती मुख्यतः की जाती है। राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं के उत्पादन में प्रथम है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। ये प्रश्न आया हुआ है कि आईजीएनपी से कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में
सिंचाई की जाती है। आगे, सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र में 66% क्षेत्र की समस्या सिंचाई कुएं ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचाई बहुत कम होती है। आगे देखो भाई, राजस्थान में पशुपालन। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय है ये पशुपालन क्या क्या है। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित है, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाए। पशुपालन से रोजगार करते हैं ये। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.5% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, और खेती के साथ साथ पशुपालन करने को हम कहते हैं मिश्रित कृषि। आगे राजस्थान के पालतू पशु आ गए भाई। कौन कौन से राजस्थान के पालतू पशु हैं? बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गाय, बैल आदि ये पालतू पशु है। आगे राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंस की संख्या में वृद्धि हुई है। देखो, गधों की संख्या 71% की कमी आई है। ऊंट की संख्या में 34.5% की कमी आई है, ठीक है ना। और गाय 4.5% की वृद्धि हुई है। 4.5% की वृद्धि का मतलब प्लस का निशान लगाया है। और भैंस की संख्या में 5.5% की वृद्धि हुई है। 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से पनप